प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। को कक्षा 10वीं का विज्ञान भाग 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देंगे। आज का अपना जो प्रकरण है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1। सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1। सजीव और जीवन प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। हमारे शरीर में जैसा आप लोगों ने सीखा है, अनेक प्रकार के संस्थान निरंतर कार्य करते रहते हैं। उसमें से कुछ संस्थान ऐसे हैं जिसके बारे में आपने जानकारी लिया है। सबसे पहले उसमें है श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान, उत्सर्जन संस्थान और नियंत्रण संस्थान आदि के साथ साथ शरीर के आंतरिक तथा बाह्य अंग अपने अपने कार्य स्वतंत्र रूप से किंतु सभी के साथ समन्वय बनाकर रखते हैं। ये देखिए लाइफ प्रोसेस है अपना। रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सर्शन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और मेटाबॉलिज्म, ये है लाइफ प्रोसेस। इसमें हम एक एक के बारे में आपको थोड़ा सी जानकारी देंगे। सबसे पहले है बच्चों श्वसन, रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं श्वसन संस्थान। श्वसन संस्थान में ये देखिए क्या होता है। श्वसन संस्थान में आप जैसा सभी लोग जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें हवा, पानी और भोजन, इन तीनों की आवश्यकता होती है। श्वसन के लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को निरंतर हवा की, ऑक्सीजन की आपूर्ति होते रहना आवश्यक है। इसलिए हमारा श्वासोच्छ्वास निरंतर होता रहता है। हम हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जैसे श्वसन क्रिया दिख रही है, ये नाक है, नाक से ही हवा ली भी जा रही है और नाक से हवा निकाल जा रही है। इधर आपको श्वसन नली दिख रही है, ये दोनों फेफड़े दिख रहे हैं और उसके नीचे श्वसन मध्य पटल है और सब मिलाकर ये श्वसन संस्थान है। ये है रिस्पायरेटरी सिस्टम। दूसरा जो अपना महत्वपूर्ण संस्थान है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों, हमें भूख लगती है और एनर्जी भी हमको चाहिए काम करने के लिए, जो हमको फूड से मिलती है, तो हमको खाना पीना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम मुंह से ही खाना प्रारंभ करते हैं। हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है। भोजन से रक्त में मिल सकने वाले पदार्थ तैयार होते हैं और यह कार्य हमारे शरीर की अत्यंत लचीली और पर्याप्त लंबी नली के विभिन्न भागों द्वारा संभव होता है। इसी नली को हम आहार नाल कहते हैं। जैसा ये दिख रहा है, जो खाना खाते हैं आहार नाल के द्वारा हमारे पेट में जाता है।
इस नली का ऊपरी सिरा हमारे मुख से और निचला सिरा जो होती है गुदा द्वार से जुड़ा होता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और जैसा आपने देखा होगा कि हमारा खाना आमाशय में जाता है, वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलती है, फिर वह छोटी आंत से जाता हुआ बड़ी आंत में जाता हुआ इसके बाद जो वर्ज्य पदार्थ है वो इनस के द्वारा जो होता है बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से दूसरी चित्र में आप क्रिया हो रही देख रहे हैं। पूरा मुंह में से खाना जाता है आहार नाल से पेट में, वहां पर मंथन होता है, फिर छोटी आंत लास्ट में बड़ी आंत से होता हुआ वो फिर बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से ये पाचन क्रिया हमारे अंदर होती है। रक्त परिसंचरण संस्थान, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं बच्चों। ये देखिए श्वसन के द्वारा ही हवा की ऑक्सीजन गैस शरीर के रक्त में मिश्रित होकर के शरीर के प्रत्येक भाग में फैलती है। अब भोजन के पाचन के बाद तैयार होने वाले पचे हुए पदार्थ रक्त में मिश्रित होकर रक्त के साथ शरीर के सभी भागों तक पहुंचते हैं। इसमें से कुछ पदार्थ शरीर के लिए ईंधन का कार्य करते हैं। हवा की जो ऑक्सीजन है बच्चों, वो रक्त के साथ शरीर के सभी भागों में पहुंचने पर वहां ईंधन रूपी पदार्थों का ऑक्सीजन की सहायता से मंद ज्वलन होता है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और यही ऊर्जा शरीर के सभी कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? उत्सर्जन संस्थान जिसको बोलते हैं बच्चों। जो अनावश्यक पदार्थ हैं वो हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। जैसे ब्लड है, किडनी साफ सुथरा रखती है, उसमें से जो खराब पदार्थ हैं वो पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दे, पेशाब के रूप में क्या करते हैं बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसको कहते हैं उत्सर्जन संस्थान। और आप अगला देख रहे हैं नियंत्रण संस्थान। जैसे ब्रेन है, ये अपने शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रण में रखता है। आप सो जाते हैं, आपको कोई बुलाता है तो अपना ब्रेन ही काम करता है कि आपको कोई पुकार रहा है, तो आपको जागृत कर देता है और आप उसकी आवाज को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बच्चों यह पूरी कार्य प्रणाली जो आपने देखा, श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान, उत्सर्जन संस्थान और नियंत्रण संस्थान, सभी सजीवों में कम या अधिक मात्रा में समान पद्धति से क्रियाशील होती है, जिसके लिए सजीवों को निरंतर ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। भोजन में कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रोटीन, ये जो होते हैं भोजन के मुख्य रूप से घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और अदर्स। इसी प्रकार से जैसे अपने शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, स्निग्ध पदार्थ चाहिए, प्रोटीन चाहिए,
उसी प्रकार से वनस्पतियां कैसे देखती है, अपना भोजन कैसे बना लेती हैं, ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन खुद बना लेती हैं। इनको किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी प्राणी हैं सबको जो होता है सब वनस्पतियों पर ही डिपेंड रहते हैं अपना भोजन पाने के लिए। हम अपने भोजन में, आहार में बहुत सारे फल सब्जियां का सेवन करते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोज, प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ, जीवन सत्व एवं खनिज प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं सब में ऊर्जा जो होती है वो अलग अलग हमको मिलती है। तो बच्चों, सजीव और ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसको हम लिखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। सभी सजीवों में श्वसन की क्रिया शरीर स्तर और कोशिका स्तर, इन दो स्तरों पर होती है। शरीर स्तर पर होने वाले श्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों का शरीर और आसपास के वायुमंडल में लेन देन होता है। और कोशिका स्तर पर होने वाले श्वसन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की सहायता से या ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है। तो ग्लूकोज का विघटन किस प्रकार से हमारे शरीर में होता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस किस प्रकार से होता है, तो हमने कहा कि एक तो श्वसन क्रिया, तो कोशिका स्तर पर एक ग्लाइकोलिसिस क्या है आप देखते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य में होने वाली प्रक्रिया, इसमें अम्ल जो होता है एटीपी, NADH2 और पानी, इन सभी के दो दो अणु बनते हैं। बाद में इस प्रक्रिया में निर्माण हुए पायरुविक अम्ल, कौन सा अम्ल, पायरुविक अम्ल के अणु का एसिटिल कोएंजाइम्स, इस अणु में रूपांतरण किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु और NADH2 के दो अणु बनते हैं। इसको कहते हैं बच्चों ग्लूकोज का विघटन। ग्लूकोज का विघटन माने ऑक्सीश्वसन में ये तीन चरणों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। पहला था ग्लूकोज का विघटन, दूसरा है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। इसमें क्रिया किस प्रकार से होती है, एसिटिल कोएंजाइम के अणु तंतु कणिका में जाते हैं, जहां पर उन पर ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह चक्रीय अभिक्रिया, देखिए चक्रीय अभिक्रिया चलाई जाती है। इस क्रिया द्वारा एसिटिल कोएंजाइम के अणु में स्थित एसिटिल का पूरी तरह से ऑक्सीकरण किया जाता है और उसके द्वारा CO2, H2O, NADH2, FADH2 और ATP के अणु जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तीसरी जो है क्रिया उसको बोलते हैं ETC रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शंस। ETC रिएक्शन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन
संवहन श्रृंखला अभिक्रिया। इसमें क्रिया किस प्रकार से होती है, ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया भी तंतु कणिका में ही होती है। इस प्रक्रिया में एटीपी के साथ साथ पानी के अणु भी बनते हैं। इस प्रकार ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा के साथ CO2 और H2 के अणु भी बनते हैं। तो ऑक्सीश्वसन में इन 3 चरणों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। देखते हैं एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। भोजन के विभिन्न घटकों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा। भोजन के विभिन्न घटकों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा। प्यारे बच्चों, जब हम लोग आवश्यकता से अधिक खाते हैं तो खाए गए कार्बोज पदार्थ शरीर में यकृत और स्नायुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। वो कैसे संग्रहित किए जाते हैं? प्रथिन के रूप में। ये देखिए, इसमें मेजर न्यूट्रिशन ऑफ फूड जब होते हैं, फैट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, वाटर होता है, विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं। ये सब जो होते हैं, जब हम आवश्यकता से अधिक इनको लेते हैं, क्या करते हैं? आवश्यकता से अधिक। It is the group of edible substances which provide energy to the living being and repair the old tissue and builds the new tissue. Component food में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट है, वाटर है, फाइबर है, विटामिन है और मिनरल्स है। इसमें अमीनो अम्ल के कई अणु आपस में मिलकर के, ये देखिए, ये अमीनो एसिड है। अमीनो अम्ल के कई अणु आपस में जोड़ करके बनने वाले महाअणु को प्रथिन बोलते हैं। प्राणीजन्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रथिनों को फर्स्ट क्लास प्रथिन कहते हैं। प्रथिनों से भी प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ही ऊर्जा मिलती है। प्रथिनों का पाचन होने पर ये अमीनो अम्ल बनता है। जब प्रथिन का पाचन होता है तो बच्चों अमीनो अम्ल बनता है, और यह अमीनो अम्ल अपनी त्वचा को मेलेनिन रंग द्रव्य कैरेटिन प्रदान करती है, हड्डियों में आसिन प्रदान करती है। अपनी जिस सेल्स है, जो कोशिका है, प्रथिनों के पाचन के बाद अमीनो अम्ल बनता है। उससे सेल्स में प्रद्रव्य पटल के प्रथिन बनते हैं, विभिन्न प्रकीर्ण होते हैं, और इसी अमीनो अम्ल से पैंक्रियाज, जिसको स्वादु ग्रंथि कहते हैं, वहां पर इंसुलिन और ट्रिप्सिन का निर्माण होता है। अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड्स में पीयूषिका ग्रंथि जिसको बोलते हैं, उसमें विविध संप्रेरक बनते हैं। अमीनो एसिड से ही अपनी स्नायु, जिसको मसल्स बोलते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स बनते हैं। मतलब एक्टिन और मायोसिन, ये लचीले प्रथिन उसमें बनते हैं। और जो अपना ब्लड है, हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज, प्रथिनों के पाचन के बाद बनने वाले अमीनो अम्ल से ये अपना रक्त, हीमोग्लोबिन
और प्रतिपूर्ण जो होता है बनता है। तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि आवश्यकता से अधिक सेवन किए प्रथिनों से मिलने वाले अमीनो अम्ल शरीर में संग्रहित नहीं किए जाते, उसका विघटन करके उससे बनने वाला अमोनिया शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आवश्यकता होने पर प्रथिन का रूपांतरण दूसरे उपयोगी पदार्थ में जैसे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज में किया जाता है। वनस्पतियां स्वयं को लगने वाले अमीनो अम्ल खनिजों से नए रूप में तैयार करती हैं और उससे विविध प्रथिन बनाती हैं। वनस्पति कोशिका के हरित लवकों में पाए जाने वाला रूबिस्को नामक प्रकीर्ण प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रथिन है। तो बच्चों, भोजन के विभिन्न घटकों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 के बारे में सीखेंगे। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।